नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ के रजत महोत्सव में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विकसित भारत बनाने में बड़ी भूमिका निभाएगा छत्तीसगढ़। आज करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट शुरू करेंगे पीएम। कुआलालंपुर में 12वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत का आपसी हित के सभी क्षेत्रों में सहयोग और संवाद बढ़ाने के साथ शांति और स्थिरता पर जोर। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, राहुल गांधी नहीं समझते बिहार की संस्कृति। एनडीए की जीत का किया दावा। आज प्रियंका गांधी उतरेंगी प्रचार मैदान में। दिल्ली में आज से BS4 मानकों का पालन नहीं करने वाली कमर्शियल गाड़ियों पर प्रतिबंध। प्रदूषण नियंत्रण के लिए दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। और जमैका में तबाही मचाने के बाद आइसलैंड की ओर बढ़ रहा है तूफान मेलिसा। कैरिबियन में कम से कम 50 लोगों की मौत। और आइए अब तमाम खबरें देखते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर। छत्तीसगढ़ अपने गठन के 25 गौरवशाली वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहा है। पूरा प्रदेश रजत जयंती महोत्सव की उमंग में डूबा हुआ है। इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंच रहे हैं, जहां वो महोत्सव में भी शामिल होंगे और करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट की शुरुआत करेंगे। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था। बीते 25 वर्षों में शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में राज्य ने उल्लेखनीय प्रगति की है। पीएम मोदी रजत जयंती समारोह के मौके पर नवा रायपुर पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल में बच्चों से मिलेंगे। ब्रह्मा कुमारीज के नए भवन का उद्घाटन करेंगे। श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल में वे उन बच्चों से संवाद करेंगे जिनकी हृदय सर्जरी बचपन में हुई थी। हार्ट में ब्लॉकेज था और होल था, तो अभी बिल्कुल फिट है ये। के दिल में छेद था, इसकी वजह से इसको सर्दी थी और बुखार आता था, खांसी आती थी। 2017 से हम यहाँ आ रहे हैं। अभी इसका ऑपरेशन हो चुका है, बढ़िया है, अच्छा है। नवा रायपुर में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और वृक्षारोपण कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। छत्तीसगढ़ की नई विधानसभा को भविष्य की जरूरतों के लिहाज से तैयार किया गया है। विधानसभा भवन परिसर के बाहर इस वक्त मैं खड़ा हूं। ये विधानसभा भविष्य की जरूरतों को मद्देनजर बनाई गई है, जहां पर 200 सीटों की संख्या है, यानी जो मौजूदा संख्या है 90 विधायकों की, उससे कहीं ज्यादा भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इस विधानसभा का निर्माण किया गया है। देश में पहली बार हो रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी किसी नए विधानसभा भवन का लोकार्पण करने का अवसर है। तो मुझे लगता है ये हम सबके लिए सौभाग्य का दिन होगा। जिस छत्तीसगढ़ को पलायन करने वाला, बेरोजगारों का छत्तीसगढ़ कहा जाता है, भूख से जहां मौत होती थी, लाखों पलायन करते थे, वो छत्तीसगढ़ अब देश में एक प्रमुख स्थान बनाया है और ये विकास के उस माइलस्टोन को हम छूते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी देश के पहले डिजिटल जनजातीय संग्रहालय का भी उद्घाटन करेंगे। 9.75 एकड़ में फैले इस संग्रहालय का निर्माण 50 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है, जिसमें देश भर की 12 प्रमुख जनजातीय आंदोलनों को जीवंत रूप में प्रदर्शित किया गया है। छत्तीसगढ़ 25 वर्षों की गौरवशाली प्रगति का उत्सव मना रहा है। इस विशेष अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 1 नवंबर का दौरा न केवल राज्य की उपलब्धियों का सम्मान है, बल्कि विकास और परिवर्तन की नई कहानी की शुरुआत भी है। ये दौरा ऐसे समय हो रहा है जब राज्य रजत जयंती वर्ष मना रहा है। जाहिर है आदिवासी समाज की संस्कृति लगातार मजबूत हो रही है। इसकी एक झलक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से भी मिलने वाली है। साथ ही साथ विकसित भारत में छत्तीसगढ़ भी पीछे नहीं है, ये भी स्पष्ट संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से मिलने की उम्मीद है। कैमरामैन मनमोहन और अपने सहयोगी सोमेश पटेल के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, नवा रायपुर। और प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ की 25वीं वर्षगांठ पर अपनी शुभकामनाएं दी। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि छत्तीसगढ़ के अपने सभी भाई बहनों को राज्य के स्थापना दिवस की 25वीं वर्षगांठ की अनेक शुभकामनाएं।
प्रकृति और संस्कृति को समर्पित यह प्रदेश आज प्रगति के नित नए मानदंड गढ़ने में जुटा है। कभी नक्सलवाद से प्रभावित रहे यहाँ के कई इलाके आज विकास की प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। मुझे भरोसा है कि यहाँ के मेहनती और हुनरमंद लोगों की लगन और उद्यम से हमारा ये राज्य विकसित भारत के विजन को साकार करने में अहम भूमिका निभाएगा। और आपको बता दें 1 नवंबर यानी आज भारत के कुल 7 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पंजाब और पुदुचेरी की स्थापना दिवस पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई। इन सभी क्षेत्रों ने भारत की प्रगति में उल्लेखनीय योगदान दिया है। ईश्वर करे कि ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपनी विकास यात्रा में निरंतर नए आयाम स्थापित करते रहें। मैं इन सभी प्रदेशवासियों की निरंतर समृद्धि और कल्याण के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। और छत्तीसगढ़ के रजत जयंती वर्ष में पीएम मोदी नवा रायपुर में 14,260 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। डीडी न्यूज के वरिष्ठ सहयोगी शैलेंद्र मिश्र ने छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव से पीएम मोदी के दौरे और छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर खास बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। रजत जयंती समारोह में हिस्सा लेने हमारे साथ मौजूद हैं। इस पर बातचीत करने के लिए छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कितना खास कार्यक्रम है प्रधानमंत्री जी का? बहुत खास कार्यक्रम है, विशेष कार्यक्रम है, इसलिए भी कि 1/11/2000 को अटल बिहारी वाजपेयी जी के बनाए हुए छत्तीसगढ़ का ये रजत जयंती वर्ष है। 25 साल पूरे होने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के, युवा छत्तीसगढ़ है, उसका राज्योत्सव का आयोजन अपने आप में बहुत ऐतिहासिक और यादगार और भी उसकी गरिमा और महत्व बढ़ जाता है जब देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो रहा है। और ये बहुत ही ऐतिहासिक यादगार अवसर है। और इसी दिन न केवल ट्राइबल म्यूजियम का भी शुभारंभ होना है, साथ ही छत्तीसगढ़ विधानसभा का नया जो भव्य और दिव्य भवन बना है उसका भी लोकार्पण प्रधानमंत्री जी के हाथों होना है। तो ये राज्योत्सव 1 नवंबर छत्तीसगढ़ के इतिहास के लिए बहुत यादगार लम्हा होने वाला है। सर, इस 25 वर्ष की यात्रा को अगर देखें तो किस तरह से आप देखते हैं छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा को? जिन सपनों को लेकर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अलग छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया, छत्तीसगढ़ के आम लोगों के जीवन में परिवर्तन और खुशहाली आए और निश्चित रूप से इन 25 सालों में उस दिशा में बहुत ही मजबूत कदम छत्तीसगढ़ ने रखा है। आज छत्तीसगढ़ की अलग पहचान राष्ट्रीय स्तर पर बनी है। छत्तीसगढ़ जिस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, अधोसंरचना के विकास में कई बड़े बड़े राष्ट्रीय संस्थान छत्तीसगढ़ में आए हैं, तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ तेज गति से आगे बढ़ा है। और ये 25 सालों का सफ़र बहुत यादगार और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में हमारा कदम आगे बढ़ गया है। डीडी से बात करने का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं और छत्तीसगढ़ में जो विकास की एक यात्रा आगे बढ़ रही है उसकी एक झलक दिखाई देगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर मौजूद होंगे। कैमरामैन मनमोहन के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, छत्तीसगढ़, रायपुर। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के रजत जयंती समारोह में शामिल होंगे। इस दौरान वे नए विधानसभा भवन का भी उद्घाटन भी करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के मुताबिक पीएम मोदी की ये यात्रा छत्तीसगढ़ के नए अध्याय की शुरुआत होगी। इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, ऐतिहासिक। मुझे लगता है ये हम सबके लिए सौभाग्य का दिन होगा। लोकसभा के नए भवन में प्रवेश करने के बाद दिल्ली में विधानसभा के 25 साल की यात्रा यानी रजत जयंती वर्ष के शुभ अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और नए हमारे भवन का लोकार्पण उनके हाथ से होगा। ऐसे प्रधानमंत्री जी का छत्तीसगढ़ स्वागत करने के लिए तैयार है। जिस छत्तीसगढ़ को पलायन करने वाला, बेरोजगारों का छत्तीसगढ़ कहा जाता है, भूख से जहां मौत होती थी, लाखों पलायन करते थे, वो छत्तीसगढ़ अब
देश में एक प्रमुख स्थान बनाया है और ये विकास के उस माइलस्टोन को हम छूते जा रहे हैं। पहली बार ऐसा होगा जब सत्य साई अस्पताल प्रधानमंत्री जी पहुंचेंगे तो मन की बात नहीं बल्कि दिल की बात करेंगे, बच्चों से मुलाकात करेंगे। देखिए, जिस संस्थान में माननीय प्रधानमंत्री जी पहले आ चुके हैं, सत्य साई संस्थान के आयोजन में उन्होंने देखा है, और नया रायपुर का, छत्तीसगढ़ का वो ऐसा स्थान जहाँ सत्य साई के आशीर्वाद से एक हॉस्पिटल बन के तैयार जो काम कर रहा है, और हजारों बच्चों को, छत्तीसगढ़ के नहीं पूरे देश के और दुनिया के हजारों बच्चों का दिल का ऑपरेशन हुआ है। ये थे छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, जो डीडी न्यूज से अलग अलग मुद्दों पर खास बातचीत कर रहे थे। मैं सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, रायपुर, छत्तीसगढ़। तो पीएम मोदी जो कि आज छत्तीसगढ़ के रजत जयंती समारोह में शिरकत करेंगे, अब से कुछ देर बाद पहुंचेंगे और खासतौर से यहाँ पीएम मोदी दिल की बात करेंगे। प्रधानमंत्री सत्य साई अस्पताल में उन बच्चों से बात करेंगे जिनका इस अस्पताल में दिल का ऑपरेशन हो चुका है। सत्य साई अस्पताल के चेयरमैन श्रीनिवास सर हैं, उससे बातचीत करेंगे। सर, पहला मौका होगा जब प्रधानमंत्री दिल की बात नहीं बच्चों से मन की बात करेंगे। जी, आप सही बताए, ये प्रधानमंत्री की दिल की बात की ये मौका 1 नवंबर को होने वाला है। बच्चों की दिल की बीमारी की ये केंद्र है, उनकी हार्ट सर्जरी और इंटरवेंशन करने की। तो ये रिक्वेस्ट जब प्रधानमंत्री को दिया गया था तो तुरंत ही उन्होंने एक्सेप्ट किया और बोले ज़रूर बच्चों से मैं ये दिल की बात करूँगा। खुशी की बात है कि 2500 से अधिक बच्चे यहाँ सत्य साई संजीवनी में वापस आना हुआ उनको इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। वो बच्चों के लिए, वो परिवार जो सारी देश से आए हैं, थोड़े तो देश के बाहर से भी आए हैं। तो आप साफ तौर पे सुन रहे थे सत्य साई अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर श्रीनिवास सर को, जिनका साफ तौर पे कहना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्य साई अस्पताल पहुंचेंगे और जहां पर जिन बच्चों का ऑपरेशन हुआ है उन बच्चों से मुलाकात भी करेंगे। और यह पहली बार होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात नहीं बच्चों से दिल की बात करेंगे। अपने कैमरा सहयोगी नवीन के साथ मैं सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, रायपुर, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के रजत जयंती समारोह को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव भी काफी उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा काफी ऐतिहासिक होगा। इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सर हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, 1 नवंबर के दिन काफी ऐतिहासिक होगा क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ में रहेंगे। स्वाभाविक है और ये हम सभी छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बहुत सौभाग्य का विषय है। और जबकि छत्तीसगढ़ निर्माण को 25 वर्ष हो रहे हैं, यह रजत जयंती वर्ष में, इसलिए राज्योत्सव के अवसर पर और उसका शुभारंभ करने की दृष्टि से और साथ ही कई ऐसे काम हैं, उन कामों का लोकार्पण, ट्राइबल म्यूजियम है और प्रजापिता ब्रह्म कुमारी आश्रम का लोकार्पण है, साथ ही नए बने विधानसभा भवन का भी लोकार्पण है। इस सभी कार्यक्रमों का सौगात देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का शुभागमन हो रहा है। पूरे देश में एक बात हो रही है नक्सलवाद के खात्मे को लेकर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा होगा। ये जो टास्क है कि बस्तर पहले की तरह का बस्तर हो, छत्तीसगढ़ पहले की तरह शांत और खुशहाल की दृष्टि से जाए, इस तरीके से बहुत तेजी से बस्तर आगे बढ़ रहा है। ये थे छत्तीसगढ़ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव जी, जो डीडी न्यूज से अलग अलग मुद्दों पर खास बातचीत कर रहे थे। मैं सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, रायपुर, छत्तीसगढ़। तो अब से कुछ देर बाद पीएम मोदी छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। पल पल की अपडेट आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन फिलहाल बुलेटिन में हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। भारत सरकार ने सभी देशवासियों के हित में हेल्थ इंश्योरेंस से जीएसटी पूरी तरह से हटाकर 0 कर दिया है। इससे हेल्थ इंश्योरेंस काफी सस्ता हो गया है। पॉलिसी बाजार पर अब 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। policybazaar.com। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज पर। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बिहार की, जहां विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत वोटिंग के लिए कुछ ही दिन बाकी हैं। इस बीच बिहार में सियासी सरगर्मी तेज होती नजर आ रही है।
भाजपा नेता संजय जायसवाल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर छठ पूजा वाले बयान को लेकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने दावा किया कि इस बार कांग्रेस को भारी हार का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जैसे लोग बिहार आने के बाद ना तो बिहार की संस्कृति को समझते हैं और ना ही बिहार के लोगों के बारे में जानते हैं। राहुल गांधी जी को मैं हमेशा कहता हूं कि ये एनडीए के स्टार प्रचारक हैं। जब भी ये मुंह खोलते हैं तब एनडीए के पक्ष में ही मुंह खोलते हैं। जिस तरह से उन्होंने छठ के पूजा का अपमान करने का काम किया, उससे पूरे बिहार की जनता यही सोच रही है कि ये कौन सा व्यक्ति है जो बिहार में चुनाव प्रचार भी कर रहा है और छठी मैया को अपमानित भी करने का काम कर रहा है। राहुल गांधी जैसे लोग बिहार में आके न बिहार की संस्कृति समझते हैं, न बिहार के लोगों के बारे में जानते हैं, और इस बार कांग्रेस को बहुत बुरी तरह मुंह खानी पड़ेगी। वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एनडीए के संकल्प पत्र को बिहार को विकसित राज्य बनाने का रोड मैप बताया। चिराग पासवान ने कहा कि विपक्ष चाहे जितने आरोप प्रत्यारोप लगाए, लेकिन बिहार की जनता ने एक बार फिर एनडीए को सत्ता में लाने का मन बना लिया है। ये संकल्प पत्र अगले 5 साल का हमारा वो वादा है जो हम लोग बिहार को विकसित राज्य बनाने की दृष्टि के साथ लेकर चलना चाहते हैं, जिसमें समाज के हर वर्ग का जात पात धर्म मजहब से उठकर, जब हम लोग नौकरियों का जिक्र कर रहे हैं तो किसी पर्टिकुलर समुदाय या जाति को मिलेगी नहीं, 1 करोड़ नौकरियों का हम जिक्र कर रहे हैं। हर जिले में हम लोग उद्योग लगाएंगे, ये सोच है। एक ऐसा प्रैक्टिकल विजन डॉक्यूमेंट है विद अ कंप्लीट रोड मैप जो आने वाले दिनों में मेरे बिहार को विकसित राज्य बनाए। महागठबंधन का काम सिर्फ और सिर्फ हम लोगों की नीतियों, हम लोगों को घेरने का, व्यक्तिगत प्रहार करने का, सिर्फ इसी उद्देश्य से रह गया। जब इनसे सवाल पूछा जाता है तो जब समय आएगा तो हो जाए से नहीं होता। हम लोगों ने रोड मैप के साथ तैयार किया है। अब ये लाख आरोप प्रत्यारोप करते रहे, हकीकत है बिहार की जनता ने मन बना लिया एनडीए को वापस लाने का। तो बिहार में चुनावी घमासान तेज है। कल एनडीए का संकल्प पत्र सामने आने के बाद आज अमित शाह फिर एक बार बिहार में होंगे। अमित शाह की पहली रैली गोपालगंज में होगी, दूसरी रैली समस्तीपुर और तीसरी रैली वैशाली में होगी। अमित शाह के अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बिहार में होंगे। नड्डा आज पहले सिवान और मुजफ्फरपुर जिले में जनसभा करेंगे। एनडीए ने संकल्प पत्र में 1 करोड़ से ज्यादा नौकरियां देने का वादा किया है। 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का भी वादा किया है। इसके अलावा हर वर्ग पर फोकस है, जिसका आज जोर शोर से प्रचार होगा। और वहीं विपक्ष के नेता आज बिहार में अलग अलग ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। आज कांग्रेस नेता और सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा बिहार में चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतरेंगी। प्रियंका गांधी वाड्रा आज 2 बड़ी जनसभाओं को संबोधित करेंगी। बेगूसराय जिले के बछवाड़ा में एक रैली को वो संबोधित करेंगी, जिसके बाद खगड़िया जिले के चेलदौर में दूसरी जनसभा होगी। वहीं दूसरी ओर राजद नेता तेजस्वी यादव आज साहिबगंज विधानसभा क्षेत्र के देवरिया में चुनाव रैली करेंगे। इसके अलावा जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर आज नालंदा जिले में रोड शो करेंगे, जिसमें जनसुराज के प्रत्याशी भी साथ रह सकते हैं। बिहार में इस समय सभी राजनीतिक दलों ने अपने शीर्ष नेताओं को प्रचार में झोंक दिया है और राज्य का चुनावी माहौल पूरी तरह से गर्मा चुका है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज मलेशिया के कोलालमपुर में 12वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक HEMM+ में उन्होंने भाग लिया। इस बैठक में 15 वर्षों के चिंतन और भविष्य के कार्यक्रम विषय पर फोरम को उन्होंने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जब ADMM+ की शुरुआत साल 2010 में हनोई में हुई थी तो ये आसियान की दूरदर्शी सोच का प्रतीक था, लेकिन पिछले 1.5 दशक में ये फोरम निरंतर विकसित हुआ है। ये मेरे लिए सम्मान की बात है कि आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस ये 15 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मुझे इस डिस्टिंग्विश्ड गैदरिंग को संबोधित करने का मौका मिला है। यह एक ऐसा मैकेनिज्म है जो हमारे साझा इंडो पैसिफिक रीजन में पीस, स्टेबिलिटी और कोऑपरेशन का आधार स्तंभ बन चुका है। जब ADMM+ की शुरुआत वर्ष 2010 में हनोई में हुई थी तो यह आसियान की दूरदर्शी सोच का प्रतीक था। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत ने कैपेसिटी बिल्डिंग, जॉइंट ट्रेनिंग और नॉलेज शेयरिंग को बढ़ावा दिया है। भारत की इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी विजन डिफेंस कोऑपरेशन को
इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी शेयरिंग और ह्यूमन रिसोर्स एडवांसमेंट के साथ जोड़ती है। सिक्योरिटी, ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी के बीच के इंटरलिंकेजेज की यह कड़ी ही भारत और आसियान की पार्टनरशिप की असली भावना है। इस दौरान रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत द्वारा ह्यूमैनिटेरियन माइन एक्शन के अंतर्गत आयोजित फोर्स 18 जैसे अभ्यास विभिन्न तैयारियों और मानवीय प्रतिक्रिया के प्रति देश के समर्पण का उदाहरण है। भारत ने कैपेसिटी बिल्डिंग, ज्वाइंट ट्रेनिंग और नॉलेज शेयरिंग को बढ़ावा दिया है। यह हमारे इस विश्वास को दर्शाता है कि सिक्योरिटी कोऑपरेशन कॉम्प्रिहेंसिव और पीपल सेंट्रिक होने चाहिए। फोर्स 18 जैसी एक्सरसाइजेज जो भारत ने ह्यूमैनिटेरियन माइन एक्शन के अंतर्गत आयोजित की, हमारे मल्टीलेटरल प्रिपेयर्डनेस और ह्यूमैनिटेरियन रिस्पांस के प्रति यह समर्पण का उदाहरण है। तो आपको बता दें, मलेशिया के कोलालमपुर में आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों और संवाद साझेदारों की बैठक आयोजित हुई, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और इस दौरान कई देशों के मंत्रियों से उनकी मुलाकात हो रही है। रक्षा मंत्री ने कोलालमपुर में वियतनाम के रक्षा मंत्री फान वान गियांग से मुलाकात पर अपनी खुशी जाहिर की। इसके साथ ही वो दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन जी वाई यू बैक से मिलकर भी खुश हुए। वहीं न्यूजीलैंड के रक्षा मंत्री जूडिथ कॉलिंस से मुलाकात के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि उन्होंने कॉलिंस को भारत आने का निमंत्रण दिया है। उनकी ये यात्रा रक्षा क्षेत्र में एक दूरदर्शी साझेदारी बनाने के भारत और न्यूजीलैंड के साझा दृष्टिकोण की पुष्टि करेगी। निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सुचारू रूप से संचालन के लिए तैनात 348 प्रेक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक की, जिसमें कानून व्यवस्था, आचार संहिता, फेक न्यूज पर रोक, सुरक्षा प्रबंध और मतदाताओं की सुविधा से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा की गई। आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि मतदान दिवस पर मतदाताओं को सहज अनुभव मिले और मतदान केंद्रों पर उल्लासपूर्ण वातावरण बनाया जाए। पहले चरण में 121 सामान्य, 18 पुलिस और 33 व्यय प्रेक्षक और 122 सामान्य, 20 पुलिस और 34 व्यय प्रेक्षक दूसरे चरण में तैनात किए गए हैं। आयोग ने प्रेक्षकों से 2 घंटे के अंतराल पर मतदान प्रतिशत की रिपोर्ट और कानून व्यवस्था की कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मोकामा में हुई हत्या पर चुनाव आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। जनसुराज समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में आयोग ने राज्य के पुलिस महानिदेशक से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। दिल्ली के चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने राजधानी दिल्ली को इंद्रप्रस्थ नाम देने की मांग की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र भेजकर प्रवीण खंडेलवाल ने आग्रह किया है कि जब देश के अन्य ऐतिहासिक शहर जैसे प्रयागराज, अयोध्या, उज्जैन, वाराणसी अपनी प्राचीन पहचान से पुनः जुड़ रहे हैं, तब दिल्ली को भी उसके मूल स्वरूप इंद्रप्रस्थ के रूप में सम्मान मिलना चाहिए। उन्होंने पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम इंद्रप्रस्थ जंक्शन करने, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम इंद्रप्रस्थ एयरपोर्ट करने और दिल्ली में किसी एक प्रमुख स्थान पर पांडवों की भव्य मूर्तियां स्थापित करने का आग्रह भी किया। प्रवीण खंडेलवाल ने इस संबंध में अपने पत्र की प्रति केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू, केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को भी भेजी है। काशी में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने नाटकोटई धर्मशाला का उद्घाटन किया। इस दौरान काशी और तमिलनाडु के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों पर प्रकाश डाला गया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भाषाएं अलग हो सकती हैं, लेकिन भारत की आत्मा एक है। आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने वाराणसी दौरे पर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया। इससे पहले उन्होंने वाराणसी के सिगरा में 10 मंजिला सत्रम भवन धर्मशाला का उद्घाटन किया। ये धर्मशाला श्री काशी नट्टुकोट्टई नगर सत्रम प्रबंध सोसाइटी द्वारा 60 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है, जिसमें 140 कमरे हैं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्राचीन रिश्तों के बंधन को मजबूत करने के लिए भारत सरकार द्वारा पिछले 3 साल से काशी तमिल संगमम का आयोजन किया जा रहा है। एक नव्य धर्मशाला इमारत के उद्घाटन समारोह में भाग लेने के लिए मुझे जो अवसर मिला, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। प्राचीन रिश्तों के बंधन को मजबूत करने के लिए ही भारत सरकार द्वारा पिछले 3 साल से काशी तमिल संगमम समारोह का आयोजन किया जा रहा है।
वाराणसी के जंगमवाड़ी क्षेत्र में स्थित काशी नट्टुकोट्टई नगर क्षेत्रम का मुख्य भवन अब नया धार्मिक स्थल बन गया है। इस भवन का निर्माण श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में भोग प्रसाद और आरती की जिम्मेदारी संभालने वाली नाट्यकोट्टम संस्था द्वारा कराया गया है। श्री काशी नट्टुकोट्टई नगर सत्रम प्रबंधन सोसाइटी द्वारा निर्मित ये दूसरा सत्रम है, जो श्रद्धालुओं के लिए एक प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में उभरेगा। भारत की आत्मा एक ही है, जो शाश्वत, समावेशी और अटूट संबंधों से जुड़ी हुई है। यह धर्मशाला, जहां एक और श्रद्धालुओं को ठहरने की सुविधाजनक स्थान उपलब्ध कराएगी, वहीं दूसरी ओर काशी और तमिलनाडु के प्राचीन सांस्कृतिक संबंधों को भी सुदृढ़ करेगी। इस पहल का उद्देश्य दुनिया भर से वाराणसी आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा करना और युवा पीढ़ी को काशी की पवित्र यात्रा के लिए प्रेरित करना है। ये प्रयास एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का प्रतीक है। इस पहल से काशी और तमिल दोनों क्षेत्रों के बीच धार्मिक और सांस्कृतिक जुड़ाव को नया आयाम मिलेगा। रामेंद्र सिंह के साथ डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, वाराणसी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रव्यापी स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान यानी SNSP अभियान के तहत 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हासिल किए हैं। प्रधानमंत्री ने पोषण माह के साथ 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक देशव्यापी अभियान स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ किया था। इस दौरान स्वास्थ्य सेवा प्लेटफॉर्म पर 3.21 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने पंजीकरण कराया है। एक हफ्ते में स्तन कैंसर की जांच के लिए 9.94 लाख से ज़्यादा लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई किया है। साथ ही एक हफ्ते में ऑनलाइन महत्वपूर्ण संकेतों की जांच के लिए 1.25 लाख से ज़्यादा लोग सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा की दूरदर्शी नेतृत्व और मार्गदर्शन में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं। निवारक और महिला केंद्रित स्वास्थ्य सेवा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम, हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अपने 2 दशकों के सफल सफर में भारतीय रेल के आधुनिकीकरण, दक्षता और पारदर्शिता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। ये संस्था आज लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अपनी सशक्त पहचान रखती है। दिल्ली के भारत मंडपम में DFCCIL का 20वां स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए DFCCIL टीम और व्यक्तिगत कर्मचारियों को पुरस्कार प्रदान किए गए। समारोह में DFCCIL के प्रबंध निदेशक प्रवीण कुमार सहित अनेक वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी और हितधारक मौजूद रहे। गौरतलब है कि साल 2024 और 25 के दौरान DFCCIL ने उत्कृष्ट परिचालन दक्षता का प्रदर्शन करते हुए प्रतिदिन औसतन 381 से अधिक मालगाड़ियों का संचालन किया। इस दौरान 1,39,302 ट्रेनों का सफल संचालन हुआ, जो संगठन की बढ़ती विश्वसनीयता और परिचालन क्षमता का प्रमाण है। भारतीय रेल ने DFCCIL मार्ग पर देश की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रास्त्र का सफल संचालन किया है, जो भारत के रेल माल परिवहन इतिहास में एक नया अध्याय है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का ये स्थापना दिवस केवल 2 दशकों की उपलब्धियों का उत्सव नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों में एक अधिक सक्षम, हरित और डिजिटल भारत की दिशा में सतत प्रगति का संकल्प भी है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं अपने सभी कर्मचारियों का और सभी अधीनस्थों का, जिन्होंने ढेर सारी मेहनत की, जिसके परिणाम स्वरूप आज मुझे अवार्ड मिल रहा है। हम तत्पर हैं आने वाले विकसित भारत को बनाने के लिए। ये अवार्ड मुझे DFCCIL में सुरक्षा के लिए मिला है, जिसमें हम लोग RPF को और लोकल पुलिस का सहायता लेकर जो DFCCIL में चोरियां या फिर ट्रेस पासिंग, रन ओवर के केसेस होते हैं, ये सब हम लोग क्लियर कराते हैं और जो भी चोरियां होती हैं उसको चोरों को पकड़कर उनको प्रोसिक्यूट करने में पूरी तरीके से मदद करते हैं। आज हमें जो अवार्डीज़ को जो सम्मानित किया गया है, मुझे और हम सभी को, ये हमारे लिए ये बहुत खुशी का अवसर है। DFC एक कह सकते हैं कि मतलब एक छोटा सा बडिंग फ्लावर था, बट अब नाउ एक गार्डन बन चुका है। वी आर गिविंग बैक टू आवर कंट्री। बिजनेस डेवलपमेंट की बात करें इस प्रोजेक्ट की, तो हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग इसको जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा लोडिंग करते हुए भारतीय रेलवे के रेवेन्यू को बढ़ा पाएँ। I am
receiving this award for the execution of Kalamboli RFO in Mumbai unit because it's a 110 meters long RFO. DFCCIL इंडियन रेलवे के लिए एक ब्रीदिंग वो बन गया है, कॉरिडोर बन गया है, हाईवे बन गया है, जो जिस पे हम लोग 400+ ट्रेन्स ईच डे कैरी कर रहे हैं। और फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।